Welcome to solution of RS 2003 paper. This paper is very important in your selection. This is the deciding paper. क्योंकि जब जब इंग्लिश का पेपर बढ़िया हुआ है, ओवरऑल परसेंटेज बहुत ज़्यादा गई है. वैसे ये पेपर हमारे पूरे सबसे ज़्यादा वेटेज का पेपर है. ये पेपर 40 फोर्थ पेपर जो 25% कवर करता है. उस 25% में इंग्लिश का पेपर कवर करता है हमारे 12%. टोटल जो 800 मार्क्स का होता है, 800 मार्क्स में से 12% का होता है अंग्रेजी का पेपर. और इससे ज़्यादा वेटेज का दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, केवल हिंदी होता है. हिंदी का होता है हमारा 13%. फोर्थ पेपर में अंग्रेजी का वेटेज है, लोग कहते हैं 80 मार्क्स की आती है, 80 की नहीं आती. अंग्रेजी का वेटेज होता है 47%, यानी 94 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का. और हिंदी का वेटेज होता है 53%. तो ये जो 40%, 47% है, ये जो 12% है, दैट इज डिसाइडिंग. अब तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके आरएस के न्यू पैटर्न के आधार पे, इससे पहले ऑप्शंस होते थे तब इसका वेटेज 7% ही था. लेकिन जब से नया पैटर्न हुआ है, 800 नंबर का आपके चारों पेपर होते हैं, उसके बाद से इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो गई है. और जब जब इंग्लिश के पेपर बढ़िया हुए, ओवरऑल परसेंटेज हाई गई है. जब जब इंग्लिश का पेपर स्टूडेंट्स का खराब हुआ है, इसके एग्जांपल्स देखिए. जैसे आरएस 2016, आरएस 2018, बहुत अच्छा पेपर होता है इंग्लिश का. आरएस 2021, तीन जो पेपर हुए हैं, तो आरएस 16 में 372 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो गया था. 18 में इंग्लिश का पेपर बहुत बढ़िया हुआ, तो 344 गई मेरिट. 2021 में फिर इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा सही नहीं हुआ ज़्यादातर के, तो मेरिट गई हमारी 314. यानी ओवरऑल मेरिट पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है. 39%, पहली बार 41% गई जब इंग्लिश में सबके 145, 138, 132, 136 मार्क्स आए थे. तो ओवरऑल पूरी मेरिट गई 41%, यानी कि 344 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ. इंग्लिश का पेपर खराब हुआ, मेरिट गई 314. तो इंग्लिश का जो पेपर होता है बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में. अब अपन बात करें आरएस 2023 की. अधिकांश स्टूडेंट कह रहे थे सर पेपर थोड़ा कठिन था, पेपर अच्छा नहीं था. ऐसा नहीं है, पेपर बहुत इजी था. पेपर में वही क्वेश्चन आए जो हमने क्लास में कराए थे. पेपर में वही क्वेश्चन 1 से 10 तक जो हमेशा जिस तरह आते रहे, जो हमारे क्लास नोट्स में से यथावत है. अभी अपन इसको सोल्व करते हैं. 94 मार्क्स का पेपर है. इसको सोल्व करते हैं तो आपको लगेगा कि कितना इजी पेपर था. हाँ, थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि आपके सीक्वेंस वो नहीं रहा जो पहले रहता था, और अपन थॉरली प्रैक्टिस करते नहीं. थोड़ा ये सोच के जाते पहला दूसरा क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का आएगा, तीसरा चौथा क्वेश्चन प्रीपोजिशन का आएगा, पांचवा छठा क्वेश्चन टेंस या करेक्ट फॉर्म का आएगा. उसी आधार पर करते जाते हैं, लेकिन सीक्वेंस डिसाइडेड नहीं है. सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है. तो यू नीड थॉरली प्रैक्टिस, यू नीड थोरो स्टडी. सिलेक्शन के लिए अंग्रेजी में थोरो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, थोरो स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रिक्स नहीं चलती. ये अंग्रेजी है. और आरएस जैसा जो सबसे बड़ा पेपर होता है राजस्थान लेवल का, उसमें ट्रिक्स से काम नहीं चलता, इफ्स एंड बट्स से भी काम नहीं चलता. इट नीड्स थोड़ा प्रैक्टिस. जिन्होंने बढ़िया प्रैक्टिस की, जिन्होंने सतत अभ्यास किया, उनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ है. जिन्होंने ट्रिक्स से काम लिया, उनका पेपर थोड़ा खराब हुआ. तो एक बार अपन सोल्व करते हैं, देखते हैं कि कितना बढ़िया था पेपर. क्वेश्चन नंबर 1 से 10, जैसा आप जानते हैं ग्रामर का है, और 1 से 10 जो ग्रामर है ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है. इसमें आप चाहें थोड़ा सा ध्यान दें तो 10 में से 10 आते रहें, आ सकते हैं. थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है.
तो पहला इसमें था देर इज ए ग्रेट डील मोर देन, देर इज ए ग्रेट डील मच देन। आपको क्लास में बताया गया था देन कहीं भी आएगा, देन के साथ हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री आती है, देन के साथ हमेशा ER या मोर वाली डिग्री आती है, देन के साथ कभी भी पॉजिटिव डिग्री नहीं आती। यदि देन के साथ कहीं भी पॉजिटिव दे रखी होती है तो आपको उसको कॉम्परेटिव करना पड़ता है, मोर या ER लगाना पड़ता है। मैंने क्लास में कराया था आपको, जैसे इंग्लिश इज इजी देन हिंदी, ये क्लास नोट्स में आप यथावत देख सकते हैं, ऐसे कैसे हमारी बुक में भी दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल दिया था, कराया था आपको, जयपुर इज लार्ज देन अजमेर या जोधपुर, जो भी है। इस तरह के एरर्स है। तो इन दोनों वाक्यों में देन आ रहा है, देन कहीं भी आएगा तो देन के साथ हमेशा कॉम्परेटिव आएगी, देन कहीं भी आएगा तो देन के साथ हमेशा ER या मोर वाली डिग्री आएगी। कितना इजी था। तो गलती क्या थी, देन आ गया, इजी का करवाया गया था आपको ईजियर, बस। लार्ज का होगा लार्जर। तो इसी तरह का क्वेश्चन ये था, देर इज अ ग्रेट डील मच देन मीट्स, है ना, दो नाउन है, मच मीट्स, दोनों के बीच में देन आ रहा है, देन के साथ हमेशा कॉम्परेटिव ही आती है। तो यहां पर मच का क्या करना था आपको, मोर, बस। एक नंबर पक्का। कितना इजी था देखिए। देन के साथ हमेशा विशेषण कॉम्परेटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है, अतः मच के स्थान पर मोर होगा। देन के साथ कभी भी कॉम्परेटिव ही आएगी, देन के साथ कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगी। देन एनी अदर के साथ पॉजिटिव आ सकती है, देन के साथ केवल कॉम्परेटिव आएगी। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन कॉन्कर्ड सीक्वेंस ऑफ टेंस में कराया मैंने, बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2023 में IAS में आया भी था। और ये फार्मूला था हमारा, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ। इनके बाद यदि कहीं भी ऑफ आता है, यदि वन, ईदर, नीदर, नन, एनी वन, इसके बाद ऑफ आता है, तो ऑफ के बाद वाली संज्ञा हमेशा हमेशा बहुवचन आएंगी। ऑफ के बाद की संज्ञा हमेशा बहुवचन आएंगी, लेकिन उस बहुवचन की संज्ञा के बाद आने वाली सहायक क्रिया, क्रिया, सर्वनाम, सब कुछ एक वचन आएगा, क्योंकि इसमें कईयों में से एक की बात की गई। हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर में कईयों में से एक की बात की जाती है। तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आएंगी, सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर आएगा सब कुछ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की अपन ने कराई थी, 2030 में भी है, 2023 में IAS के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें गलती क्या थी, इसमें था वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल नहीं होगा, गर्ल की जगह गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स हर्ट, हर्ट की तीनों फॉर्म अल्टी होती है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यदि आपने हर्ट्स कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रोजाना तो कोई चोट लगवाता नहीं है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो इसमें हार्ट की तीनों फॉर्म अल्टी होती है, हार्ट, हार्ट, हार्ट। तो यह पास्ट इंडेफिनिट से हार्ट ही रहेगा। तो वन ऑफ द गर्ल्स हार्ट हरसेल्फ क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो। तो गर्ल्स करना था, केवल ऐसा लगना, कितना इजी देखिए। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएंगी, लेकिन वर्ब उसके बाद सिंगुलर आएंगी। तो वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इसके बाद हमेशा प्लूरल आती है। गर्ल का गर्ल्स करना था, कहां कठिन था बताइए। हाउ इज इट वॉच। तो वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद हमेशा बहुवचन की संज्ञा आती है, लेकिन उस बहुवचन की संज्ञा के बाद सहायक क्रिया, क्रिया, सर्वनाम एक वचन का आता है। हर्ट की पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एस ई एस नहीं लगता, इसलिए इसमें हार्ट ही रहेगा। इसके बाद देखिए, हर लाउड क्राइज वॉकड, सेम ये भी वर्ब का है। वॉकड कोई वर्ब ही नहीं होती, सेकंड फॉर्म में कभी ईडी नहीं लगता। इसकी फॉर्म होती है वैक, वॉक, वॉक या वॉकन।
वॉक या ये फॉर्म होती है, तो वॉक अपने आप में सेकंड फॉर्म में, इसमें ईडी कभी नहीं आएगा। तो हर क्राइज वॉक मी अप, वॉक हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी अबाउट मिडनाइट। वॉकड कोई नहीं होती, वॉक इज द सेकंड फॉर्म, वॉक अपने आप में सेकंड है, सेकंड फॉर्म में कभी ईडी नहीं लगता। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इसमें ईडी हटाना था, उसके बाद आंसर बिल्कुल सही था। कितना इजी था, लेकिन पता नहीं क्यों कठिन कठिन कठिन, पहले पेपर नहीं देखा, उसके पहले हमें लगा कि शायद कठिन पता नहीं क्या आ गया, लेकिन जब देखा तो लगा कि सब कुछ कराया हुआ आया था, नथिंग वाज आउट ऑफ द क्लास। तो इसमें केवल वॉक करना था, डी हटाना था, बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही है। हर ही रिलेटेड सेवरल डिटेल्स कनेक्टिंग, अपन कई बार एडवर्ब बनाते हैं तो एडवर्ब हमेशा ईडी लगा के बनाते हैं, जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड, असेम्ड, प्लीज्ड। तो थर्ड फॉर्म लगा के अपन उस वर्ब का एडवर्ब बनाते हैं, आईएनजी लगा के नहीं बनाते, इसका आईएनजी लगा के नहीं बनेगा। तो हर सेवरल डिटेल्स कनेक्टिंग नहीं होगा, यहां होगा कनेक्टेड। हर रिलेटेड सेवरल डिटेल्स कनेक्टेड विद हर एक्सीडेंट, कनेक्टेड में संबंधित होना, जुड़ी हुई होना, कनेक्टिंग नहीं होगा, कनेक्टेड होगा। इतना सा गलती थी आपकी, इसको और क्लियर करें तो हर सेवरल डिटेल्स विच वर कनेक्टेड या देट वर कनेक्टेड, इस तरह भी हो सकता है। देट वर कनेक्टेड या विच वर कनेक्टेड भी सही है, केवल कनेक्टेड कर दिया, देट इज आल्सो करेक्ट। ऑल्दो देयर आर टू सिमिलरिटीज, इस थोड़ी स्पेलिंग गलती सही है होगी, सिमिलरिटीज वर्ड था, देयर आर आल्सो टू सिमिलरिटीज इन द पर्सनैलिटीज ऑफ द ट्विंस। ट्विंस हमेशा दो के लिए आता है, ट्विंस दो के लिए आएगा, और दो के लिए हमेशा बिटवीन आता है, अमंग नहीं। दो के लिए बिटवीन आएगा, दो से अधिक के लिए अमंग आएगा। हमेशा दो संज्ञाओं के बीच में या दो के बीच के अर्थ में बिटवीन आता है, दो से अधिक के लिए क्या आता है, अमंग आता है। जैसे कश्मीर इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड among इंडिया एंड पाकिस्तान। इस तरह का क्वेश्चन था जो आपको क्लास में कराया गया था, ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूट गई साल भी आया था, द फ्रूट between are 5 friends। दोनों ही वाक्य गलत हैं, क्योंकि दो के लिए, इंडिया और पाकिस्तान दो ही हैं, दो के लिए हमेशा था बिटवीन, और दो से अधिक के लिए क्या था, अमंग। दो के लिए हमेशा बिटवीन आएगा, दो से अधिक के लिए आएगा अमंग। तो इसमें गलती क्या है, इंडिया और पाकिस्तान दो ही हैं, तो यहां पर आएगा बिटवीन। दो से अधिक के लिए क्या आता है, हमेशा अमंग। हमेशा दो के बीच में के लिए हमेशा बिटवीन आता है, दो से अधिक के लिए अमंग आता है। तो चूंकि यहां पर ट्विंस दो ही है, तो ट्विंस के लिए अब अमंग की जगह क्या आ जाएगा, बिटवीन। बस ये करना था। अब देखिए 4 क्वेश्चन के, चारों में से 4 सही होने चाहिए थे। यदि आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन रखते, थोड़ा सा भी एकाग्रता रखते, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाते। अगला देखिए, ही यूज्ड रादर हार्श वर्ड्स डिनाउंसिंग हर, बट he can have
हैड सम वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस ऑफ डूइंग इट, है ना। डिनाउंसिंग वाला उसकी भर्त्सना करना, आलोचना करना, नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट। ये भी हमारे टेंस का क्वेश्चन है। यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी पास्ट टेंस में ही होगा। पहला वाक्य प्रेजेंट में तो दूसरा भी उसी में रहता है, जब तक कोई पर्टिकुलर कनेक्टिव वर्ड नहीं आ जाता, इफ वगैरह ऐसे कोई कनेक्टिव नहीं आ जाता। तो यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में तो सेकंड भी पास्ट में ही होगा। यहां यूज्ड है तो आपको यहां पर कैन का करना था कुड, बाकी पूरा सही है। He used rather harsh words denouncing her, but he could have had. could ज्यादा सही है, किसी ने might कर दिया तो भी चलेगा, might भी सही है, लेकिन पास की ही मॉडल आई। might is also correct, could is also correct। तो पहला वाक्य यदि पास्ट टेंस में है तो सेकंड भी आपको पास्ट में ही करना है। कितना सिंपल था, कितना इजी था। इस पेपर को आप कठिन बता रहे हैं। तो अंडरलाइन कर दीजिए, यदि यह पास्ट आ गया तो इधर भी पास्ट ही आएगा, बस बाकी पूरा सही। तो यहां पर दूसरे वाक्य में कैन के स्थान पे कुड लगाना आपको। हो गया, आगे देखिए। ही वॉज रिक्वेस्टेड टू बी गिवन हर, टू के बाद हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो ही वॉज रिक्वेस्टेड टू बी गिवन की जगह का टू गिव। हाउ इजी इट वॉज। टू के बाद सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ना, ने, नी। जाना, टू गो, खाना, टू ईट, खेलना, टू प्ले, पढ़ाना, टू टीच, लिखना, टू राइट, खरीदना, टू बाय, बेचना, टू सेल, मनाना, टू सेलिब्रेट, दोहराना, टू रिवाइज, है ना। तो टू गिव, देना। टू के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म आएंगी, इससे टू बी गिवन की जगह टू गिव हो जाएगा। वैन का प्रयोग कितनी बार आपको कराया गया है? वैन के 5 नियम मैंने लिखाए थे। हमेशा कहता हूं कि इसका एक वाक्य जरूर आता है, एक वाक्य हमेशा आएगा। वैन के साथ किधर भी, चाहे पहले या बाद में, यदि वैन का प्रयोग बीच में हो रहा है, स्टार्टिंग कहीं भी हो रहा हो, वैन के साथ यदि ऑलरेडी आ जाए, वैन के साथ जिस वाक्य में ऑलरेडी आएगा, चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, वो वाक्य हमेशा हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यानी हेड प्लस ऑलरेडी प्लस थर्ड फॉर्म ही होगा। ऐसा पहले भी आ चुका था, जैसे द बेल ऑलरेडी गो when I reached ये भी हमारे RS 2008 में आया। तो देखिए वैन के साथ चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, वैन के साथ कहीं भी ऑलरेडी आएगा, जिस भी वाक्य में ऑलरेडी आएगा वह वाक्य हमेशा पास्ट परफेक्ट हैड ऑलरेडी प्लस थर्ड फॉर्म में होगा। तो द बेल क्या होगा इसमें? हैड ऑलरेडी गॉन। द बेल हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन आई रीच द स्कूल। इसमें यही था, व्हेन एट लास्ट वी गॉट, पास्ट इंडिपेंडेंस है। द थिएटर, द प्ले वॉज ऑलरेडी बिगन, ऐसा नहीं होगा, द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन, ऐसा हो। द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन या द प्ले हैड ऑलरेडी, आप पैसिव कर सकते हैं इसको, बीन बिगन। बोथ आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसको ऑब्जेक्ट मानकर बनाएंगे तो हैड ऑलरेडी बीन बिगन हो जाएगा। यदि आप इसको प्ले हैड ऑलरेडी बिगन, दैट इज आल्सो करेक्ट, लेकिन बनेगा पास्ट परफेक्ट में। वेन के साथ कहीं भी यदि ऑलरेडी आता है तो जिधर भी ऑलरेडी आएगा वो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट हैड ऑलरेडी प्लस थर्ड फॉर्म होगा। जब भी करेक्ट फॉर्म मैंने पढ़ाई आपको कराया है कि एक तो 4 सीन्स वाला आ सकता है और एक वेन वाला हमेशा हमेशा आता रहा है। एक साइड में देखा अपने 2004, 2008, 2010, 2012, 2018, 2016 सब में वेन का प्रयोग वाला एक वाक्य जरूर है। तो वेन के साथ कहीं भी ऑलरेडी आएगा तो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट हैड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट,
बहुत इजी थे और कुछ तो कॉमन सेंस के ही थे। दो आईएनजी एक साथ नहीं आएंगी। हैविंग के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आते हैं। हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैविंग के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आती है। अपना कार्य करने के बाद वह घर गया। हैविंग कंप्लीटेड इज वर्क ही वेंट होम। खाना खाने के बाद वह काम पर गया। हैविंग हैड इज फूड ही वेंट फॉर वॉक। ही वेंट टू वॉक। तो हैविंग के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आती है। दो आईएनजी एक साथ नहीं आएंगी। तो हैविंग के बाद बीइंग नहीं आएगा। हैविंग के बाद हमेशा बीन आएगा। कभी भी दो आईएनजी फॉर्म एक साथ नहीं आएंगी। दो आईएनजी का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हैविंग के बाद हमेशा पीपी आएगी, पास्ट पार्टिसिपल आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो बीइंग की जगह आपको करना था बीन। अगला देखिए, ये मैंने कितनी बार आपको करवाया है। यू माइंड कहीं भी आ जाए, आंख बंद करके बोर्ड लगा दीजिए। आई कहीं भी आ जाए, प्रार्थना के हमेशा मे आएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर। क्या मैं आपके साथ एक कप चाय पीने का आनंद ले सकता हूं? मे आई हैव एन ऑनर टू हैव ए कप ऑफ टी विद यू। उस तरह क्या आपको तकल्लुफ होगी, लेकिन क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूं? वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो? वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन फॉर सम टाइम? वुड यू माइंड गिविंग मी 100 रुपी नोट? कितने सारे एग्जाम्पल वुड यू माइंड के आपको कराए थे और बताया था। कहीं भी यू माइंड आएगा, आंख बंद करके वुड लगा दीजिए। यू माइंड के साथ हमेशा वुड आएगा। यू माइंड के साथ 100% वुड आएगा। रादर देन के साथ हमेशा वुड आएगा। बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज आपको करवाई हुई है, कराया था। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। यदि आप हमारे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, यू गेट 10 आउट ऑफ 3। पक्का 10 में से 10 आपको मिलते। यू डेफिनेटली गेट 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराया हुआ था। ऐसा कहीं कोई कठिन नहीं था। चलिए, तो मुझे लगता है अधिकांश सही हुए होंगे आपके। नेक्स्ट, अब हमारा बी पार्ट है 11 to 20 वॉकैब। वोकेबलरी के प्रश्न। हर्षी, हर्षी का मतलब होता है अ मैन। इसमें आपको क्या बताना है? सिमिलर बताना है। हर्षी का मतलब होता है धारा के विपरीत चलने वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया पूरा चल रही है तो पश्चिम में जाता है उसको। ओपिनियन और बिलीफ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। जन सामान्य के द्वारा, अधिकांश लोगों द्वारा जो परंपराएं, जो नियम, जो उसूल लागू किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं, उनके विपरीत जाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं अपन हर्षी। हर्षी का मतलब होता है विदर्भी। इसका समानार्थक ढूंढना आपको है ना। तो एक तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ, दृढ़ विश्वास। बिलीफ मानी विश्वास, स्ट्रॉन्ग मानी मजबूत, दृढ़। दृढ़ विश्वास तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका जो समानार्थक है अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन। अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन का मतलब अपरंपरागत राय, विपरीत राय, सामान्य नियम के उल्टा चलने वाला, अनऑर्थोडॉक्स। तो जो सभी चीजों को मानता हो वो कहलाता है ऑर्थोडॉक्स। जो नियमों के विरुद्ध चलता हो उसको अपन अन लगा के विरोध बनाते हैं अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स मतलब परंपराओं के विपरीत चलने वाला, परंपराओं के विरुद्ध चलने वाला। और इसका समानार्थक है, इसका सिनोनिम है हर्षी। हर्षी मतलब विदर्भी, परंपराओं के विरुद्ध चलने वाला। नेक्स्ट देखिए, इन इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता। अनइक्विटी क्या होता है? इन मानी क्या होता है? इनका मतलब होता है नॉट। इक्वी मतलब इक्वल। इक्वल
इक्वल मानी समान, अन मानी नहीं, जो समान नहीं हो। इक्विटी मानी समानता, जो सबके साथ चले, जो नियमों के अनुसार चले, जो संविधान के अनुसार चले, जो धर्म की परंपराओं के अनुसार चले, वो कहलाता मैन ऑफ इक्विटी। इक्विटी वाला व्यक्ति, सबको साथ चलने वाला व्यक्ति, सबके नियमों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। और इन का मतलब था नॉट, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। नॉट को लैटिन बोलते इन या अन। इनका मतलब नहीं, जिसमें इक्विटी नहीं हो, जो समाज के साथ नहीं चलता हो, जो समाज के विपरीत चलता हो, इसको बोलते हैं अपन अधर्मी, अनफेयर, वेरी अनफेयर एंड मॉरली रॉन्ग, जो अनुचित हो और नैतिक रूप से असक्षम हो, नैतिक रूप से सही नहीं हो, ये अनफेयर है। फेयर, फेयर, फेयर माने उचित, अनफेयर माने अनुचित, जो अनुचित हो और नैतिकता का अभाव हो, उसको बोलते हैं अपन इनइक्विटी। और इसके लिए सही वर्ड है ग्रॉसली अनफेयर। ग्रॉसली मतलब अत्यधिक, अनफेयर माने अनुचित। ग्रॉसली अनफेयर मतलब इनइक्विटी, जो परंपराओं या नियमों के अनुसार नहीं चलता हो। फुलिशनेस तो समानार्थक इसका हो नहीं सकता, तो इसका समानार्थक होगा इनइक्विटी का, विच इज नॉट, which does not have equity, which does not have census, which does not have unanimous decision, सबके साथ नहीं चलता हो, सबका सर्वमान्य निर्णय नहीं रखता हो, वो कहलाता है इनइक्विटी। अगला देखिए एपोजिट। एपोजिट का मतलब है, इसमें आपको दोनों में ऑपोजिट बताना है। एक तो था ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब विरोधी, और ये था अपोजिट। अपोजिट का मतलब था उचित, रेलेवेंट, प्रासंगिक, एप्रोप्रिएट। अपोजिट का मतलब होता है रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, एकदम उचित, फेयर भी कह सकते हैं इसको, उचित, है ना। इसका विलोम एकदम सीधा सीधा है इररेलेवेंट, अनुचित, अप्रासंगिक। अपोजिट का मतलब रेलेवेंट, विलोम होगा इसका इररेलेवेंट, अनुचित, अप्रासंगिक, जिसका कोई संदर्भ ही नहीं हो, असंदर्भित, है ना। और एक है इम्पर्टिनेंट, असिस्ट, असिस्ट नहीं होगा, इसका एग्जैक्ट जो वर्ड है दैट इज इररेलेवेंट, अप्रासंगिक। अगला देखिए स्पेशियस। एक देखिए एक स्पीशीज होता है, स्पेशियस। ये जो स्पेशीज होता है इसका तो बहुत खुला खुला, बहुत ज्यादा स्पेस हो, वो स्पेस से बना है, और ये स्पेसी से बना है। वो जो वर्ड है स्पेशियस, वो स्पेस, स्पेस माने था स्थान, बहुत खुली हुई जगह हो, वो स्पेशियस होता है। ये स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब होता है दिखावा पसंद, फेक, ढोंगी, हिपोक्राइट। स्पेशियस माने क्या होता है फेक, अनरियल, हिपोक्राइट, ढोंगी, प्रपंची, दिखावा करने वाला आदमी। इसका विलोम होगा जो विश्वसनीय नहीं हो, अनट्रस्टवर्दी, जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। इसका विलोम होगा ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद, प्रशंसनीय नहीं होगा, एग्जैक्ट वर्ड इसमें होगा ट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास किया जा सके। क्योंकि बातें विश्वास की हो रही है। स्पीशीज का मतलब फेक, झूठा, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका विलोम होगा जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और भरोसा किया जा सकता है उसको बोलेंगे ट्रस्टवर्दी। अगला है एप्रोप्रिएट एक्शन, एक फ्रेजल वर्ब्स है। इफ यू हैव एनी प्रूफ, यदि आपके पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, दैट एलिगेशन, उस आरोप का, यदि उस आरोप का आपके पास में कोई प्रूफ है, आई एडवाइस, एडवाइस में से गलत लिखा हुआ है, यहां पर ये एडवाइस होना चाहिए। हालांकि इसको भी आजकल मानने लगे, लेकिन सही वर्ड हमारा वह भी ये होता है, एडीवीआईएस। आरएस के पेपर में प्रिंटिंग की गलती आ सकती है, तो एडवाइस है, क्योंकि टाइपिस्ट कितना ही बताओ फिर भी कुछ गड़बड़ कर ही देता है। तो आई एडवाइस यू टू लेट बिफोर, लेट बिफोर प्रस्तुत करना। लेट, दो फ्रेजल वर्ब है, एक तो होता है लेट बिफोर, इसका अर्थ प्रस्तुत करना, सामने रखना। एक होता है लेट बाय, लेट बाय का बचाना। वी मस्ट लेट बाय फॉर द फ्यूचर, वी मस्ट ले समथिंग बाय फॉर द फ्यूचर, हमें भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाना चाहिए। एंड्स आर वेरी जुडिशियस, चींटियां बहुत ही विचारशील होती हैं। दे ऑलवेज ले समथिंग बाय फॉर द फ्यूचर, दे ऑलवेज ले समथिंग बाय फॉर द रेनी सीजन। रेनी सीजन का मतलब बुरा वक्त। चींटियां
बुरे वक्त के लिए कुछ बचा कर रखती हैं। बचा कर रखने को क्या बोलते हैं? ले समथिंग बाय, लेट बाय, बचा कर रखना। और प्रस्तुत करना, पेश करना, सामने रखना, उसका होता है लेट बिफोर। तो आपको जो कुछ भी है वो पुलिस के सामने रखनी चाहिए। आपके पास कोई भी प्रूफ है, कोई भी एविडेंस है, लेट बिफोर द पुलिस, आपको इसको पुलिस के सामने रखना चाहिए। और करेक्ट आंसर विल बी लेट बिफोर। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ले इट बिफोर, सामने रखना, पेश करना, प्रस्तुत करना। लेट बाय नहीं होगा। लेट बाय का मतलब बचा कर रखना। यदि आप जो एविडेंस उनको बचा कर रखोगे तो आप किसी को भी निर्दोष या दोषी साबित नहीं कर सकते। साबित करने के लिए आपको यू मस्ट ले इट बिफोर, लेट बिफोर में सामने रखना, पेश करना, प्रस्तुत करना। अगला वही फ्रेजल वर्ब है, आई थिंक वी आर टॉकिंग एट अ क्रॉस साइड। टॉकिंग अक्रॉस साइड का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी बातें करना। और क्रॉस पर्पज है ना, विपरीत उद्देश्यों की बात करना, अलग उद्देश्य की बात करना। आप तैयारी करें आरएस की और मैं सलाह दूं आपको रेलवे एलडीसी के बारे में, तो दैट इज क्रॉस पर्पजेज। आप जाना चाह रहे हैं घूमने के लिए गोवा, और मैं सलाह दूं आपको कि कश्मीर में ऐसा है, कश्मीर में वैसा है, तो आपका पर्पज गोवा का है, तो गोवा की बात करूंगा, देन अकॉर्डिंग टू योर पर्पज है ना। तो गोवा के कई दूसरी जगह बात करेंगे, वो कहलाएगा क्रॉस पर्पजेज, विपरीत उद्देश्य की बात करना है ना। तो इसमें आई थिंक वी आर टॉकिंग, मुझे भरोसा है कि हमें जिस उद्देश्य की बात करनी चाहिए वो बातें नहीं करके हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, विपरीत उद्देश्य की बातें कर रहे हैं। उसके लिए हमें लिखना है वी वर टॉकिंग क्रॉस पर्पजेज। क्रॉस पर्पज अलग अलग उद्देश्य की बात करना। अगला देखिए, रेडिएशन फ्रॉम द सन, सूर्य से जो रेडिएशन आती है, विकिरणें आती हैं, वो कम हो जाती है, उनका प्रभाव कम हो जाता है पृथ्वी पर आते आते। बढ़ जाता है तो होगा एक्सटेनुएटेड। एक्सटेनुएटेड का मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज। और अटेन्यूटेड, अटेन्यूटेड मतलब कम हो जाना, घट जाना। एक्सटेनुएटेड बढ़ जाना, एटेन्यूटेड कम हो जाना, है ना। तो कम हो जाता है यहाँ कर, तो यदि वैसे की वैसे आ जाए तो बहुत सारा नुकसान कर सकती है। तो वैसे साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर ये होगा, रेडिएशन फ्रॉम द सन इज एटेन्यूटेड। एटेन्यूटेड कम कर दी जाती हैं, कम हो जाती हैं बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वातावरण में आते सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं, दे अटेन्यूटेड, अटेन्यूटेड, रिड्यूस्ड, देयर इफेक्ट इज रिड्यूस्ड, देयर इफेक्ट इज एसिमिलेटेड। उनका जो दुष्प्रभाव होता है उसको कम कर दिया जाता है। तो अटेन्यूटेड कम कर देना, एक्सटेन्यूटेड इसका विलोम है, बढ़ा देना, तो बढ़ता नहीं कम हो जाता है। आगे देखिए, इन द टेम्पल, मंदिर में हम इंसेंस, दो इंसेंस है, एक तो सेंस मानी होता होश में होना, या तुम्हें बिल्कुल सेंस नहीं किया, आपने कॉमन सेंस नहीं किया, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो सेंस मानी होश, आवाज या समझदारी। इंसेंस का मतलब ना समझी। और एक होता इनसेंस, इनसेंस मानी धूप, सुगंधित पदार्थ। इंसेंस मानी धूप या सुगंधित पदार्थ। लोबान, धूप आदि जो अपन जलाते हैं घर में या मंदिर में, वो कहलाते हैं इंसेंस, धूप। तो इन द टेम्पल इंसेंस बर्न फिलिंग द एयर विद फ्रेगमेंट, हवा को सुगंधित करने के लिए हम धूप जलाते हैं, लोबान जलाते हैं, सुगंधित पदार्थों को जलाते हैं, किसमें? मंदिर में, भगवान के सामने। तो इंसेंस माने सुगंधित पदार्थ। तो यहां आंसर हमारा ये होगा। आगे आपको वन वर्ड बताना, वन वर्ड, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट ऑफन विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में ऐसे लोगों का समूह जिनका उद्देश्य और रुचियां एक ही होती है, दैट इज कोट्री। उसके लिए सबसे वर्ड है कोट्री, कोट्री, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कोट्री। इसको अपन कोट्री भी कह सकते हैं, क्लिक भी कह सकते हैं, ये दोनों समानार्थ है। क्लिक, क्लिक और कोट्री का मतलब है एक ऐसे लोगों का समूह जिनके उद्देश्य समान हो, दे डू नॉट वांट टू इंक्लूड अदर्स हु हैव डिफरेंट इंटरेस्ट और डिफरेंट ओपिनियन। जिनकी राय अलग हो, जिनके उद्देश्य अलग हो, उनको वो लोग अपने आप में सम्मिलित करना नहीं चाहते हैं और केवल अपनी रुचि के लोगों को सम्मिलित करते हैं, उसको वन वर्ड बोलते हैं कोट्री।
कॉटरी। लास्ट वर्ड हमारा अपोजिशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क। एक ऐसी स्थिति जिसमें थोड़ा सा काम करना पड़े या नहीं करना पड़े, केवल साइन करने के पैसे हों, केवल सिग्नेचरी अथॉरिटी हो आप, और उसी की आपको बहुत सारा अमाउंट मिलता हो, उसकी आपको बहुत सारी सैलरी मिलती हो, तो आप हैं सिनेक्योर। सिग्नेचर क्योर, केवल सिग्नेचर करके पद और अच्छी तनख्वाह लेने वाले। सिग्नेक्योर मतलब जो केवल साइन करने के ही पैसे लेता हो, साइन करके बहुत सारे पैसे लेता हो, एक ऐसा पद हो कोई जिसमें साइन करने के पैसे मिलते हो, दैट इज सिग्नेक्योर, उसको बोलते हैं सिग्नेक्योर। तो ये था हमारा वन वर्ड, अ पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस फाइनेंशियल बेनिफिट, जिसको बहुत सारा लाभ मिल रहा हो केवल साइन करने का, इसके लिए वन वर्ड होगा सिग्नेक्योर। चलिए, पैसेज था, पैसेज बहुत इजी था, लेकिन इसको कराएंगे कि बाद में आपको, अभी नहीं, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत थोड़ा बड़ा था, बाकी था इजी। इसमें एक वर्ड था वर्बेटाइन। वर्बेटाइन अक्सर से, एज इट, वर्बेटाइन का समानार्थ कहता हूं वर्ड फॉर वर्ड। ये प्रीपोजिशन मैंने आपको कराया था, अक्षर से, यथावत, ऐसा कैसा, एज इट। वर्बेटाइन का मतलब था एग्जैक्टली एज इट वॉज स्पोकन और रिटन, जैसा बोला गया हो, जैसा लिखा गया हो, उसको ऐसे कैसे बोलना या लिखना, दैट इज वर्बेटाइन। तो पूरा पैसेज हमारे इस पर ही है कि इसमें ये बताया गया है, थोड़ा सा मैं सारांश बताता हूँ। इन दिस पैसेज द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी, इसमें मेमोरी के बारे में और किसके बारे में बताया गया है, मेमोरी और रिमेम्बरिंग के बारे में बताया। ऑथर कहता है मेमोरी इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन। मेमोरी वो ऑब्जेक्ट है जिसको दिखाई नहीं दे सकते, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, थंब होता है, टो होता है, नोज होता है, वी कैन क्लियरली सी देम, हम उनको देख सकते हैं, बट मेमोरी कैन नॉट बी सीन। मेमोरी किसकी कितनी है वो दिखाई नहीं दे सकती। रिमेम्बरिंग इज एन एक्टिविटी एंड ए कंटिन्यूस प्रोसेस। रिमेम्बरिंग एक एक्टिविटी है और मेमोरी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख नहीं सकते। मेन सारांश इस पैसेज का ये है। इसके बाद मेमोरी, इसमें क्या अंतर देखिए, वी एग्री विद द ऑथर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरी एंड रिमेम्बरिंग बिकॉज मेमोरी इज एन ऑब्जेक्ट। मेमोरी क्या है, एन ऑब्जेक्ट है, थिंग विच वी पजेस इन सेम वे एज अदर पार्ट्स। वो हमारे अंदर वैसा ही होता है जैसे और पार्ट्स होते हैं। अंतर के लिए है, अदर पार्ट कैन बी सीन बट मेमोरी कैन नॉट बी सीन। अदर पार्ट्स हमारे दिखाई देते हैं लेकिन मेमोरी किस में कितनी दिखाई नहीं देती। तो मेमोरी इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज अनुसार मेमोरी भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो रिमेम्बरिंग है दैट इज एन एक्टिविटी, वो एक प्रोसेस है, वो पढ़ने की एक प्रक्रिया है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितनी आपको याद रहता है। रिमेम्बरिंग इज एन एक्टिविटी। चलिए, अब सेंटेंस थे जो सबको बहुत बहुत कठिन लग रहे थे। सेंटेंस बहुत इजी थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम कर्ता क्रिया को ही नहीं पहचान पाते। जैसे पहला वाक्य था हमारा, सामाजिक न्याय एक गूढ़ संकल्पना है, यहां तक का था। तो पहला देखो कितना इजी बनेगा, कर्ता लिखना उल्टा बनाना है। सामाजिक न्याय, कर्ता क्या है इसमें, सामाजिक न्याय, 1 2 3, बस कर्ता लिखे उल्टा बनाए। इतना सरल सरल वाक्य थे, बहुत इजी थे, लेकिन पता नहीं दो वाक्य एक साथ आ गए तो ऐसे घबरा गए कि बहुत बड़ा था सर, ट्रांसलेशन बहुत गड़बड़ा है। अरे भाई गड़बड़ कुछ था ही नहीं। सामाजिक न्याय क्या होगा, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस है ही, हु जाता इज आएगा, इज। सोशल जस्टिस इज एक गूढ़ संकल्पना है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। गूढ़ का क्या होगा, मिस्टीरियस, ग्रेव, कुछ भी लगा दो आप, कोई सा वर्ड लगा सकते हैं। संकल्पना, संकल्पना क्या होगा, कंसेप्ट।
सोशल जस्टिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, सोशल जस्टिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जिसमें मूल्य परक निर्णय अंतर्वलित होते हैं, अंतर्वलित होते हैं, इन्वॉल्व, अंतर्वलित इन्वॉल्व एग्जिस्ट, जिसमें मूल्य परक निर्णय अंतर्वलित होते हैं, इन विच, जिसमें इन विच, जिसमें इन विच अंतर्वलित होते हैं, पैसिव का वाक्य है। क्या अंतर्वलित होते हैं? मूल्य परक निर्णय, वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स, इन विच वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स अंतर्वलित होते हैं, आर इन्वॉल्व्ड। कहां कठिन था भैया? सोशल जस्टिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, डिफिकल्ट कंसेप्ट, मिस्टीरियस कंसेप्ट, कुछ भी कर दीजिए। सोशल जस्टिस इज ए मिस्टीरियस कंसेप्ट जिसमें इन विच मूल्य परक, वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स आर इन्वॉल्व। हाउ इजी, थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा धैर्य रखना था, बाकी बहुत सरल था। ये वाक्य थोड़ा थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करते तो आधा तो सही होता। विकास की त्वरित गति का परिणाम यह करता हमारा जैव विभिन्न एवं संसाधनों के अवक्षय का कारण क्या है? तो विकास की त्वरित गति का परिणाम। तो इसको पहले नंबर लिख देंगे, द रिजल्ट ऑफ रैपिड या फास्ट डेवलपमेंट, द रिजल्ट ऑफ रैपिड और फास्ट डेवलपमेंट इज द अवक्षय, अवक्षय की इंग्लिश क्या होगी? डिके, डिप्लेशन। अवक्षय क्या होगी? डिके या डिप्लेशन। द रिजल्ट ऑफ रैपिड डेवलपमेंट या फास्ट डेवलपमेंट इज द डिके ऑफ रिसोर्सेज ऑफ डाइवर्सिटीज ETC। और इसमें ब्रह्मांडीय अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है, और इससे ब्रह्मांडीय अस्तित्व को खतरा पैदा कर दिया है, हो गया है, कर दिया है। दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट। या है, ये कहीं भी आता है, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसने, एंड इट, पैदा कर दिया, हैज ओरिजिनेटेड, इट हैज क्रिएटेड, इट हैज पॉज्ड, खतरा, डेंजर या थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स या टू द ग्लोबल एग्जिस्टेंस। ग्लोबल एग्जिस्टेंस होता है वैश्विक अस्तित्व। इट इज क्रिएटेड, इट इज ओरिजिनेटेड, इट हैज पॉज्ड ए डेंजर या थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। यदि पेशिव बनाए ए पॉज टू द एग्जिस्टेंस of universe, opposed to the existence of universe has been created by it। इसका थोड़ा अर्थ चेंज हो जाएगा। इसके द्वारा वैश्विक अस्तित्व को खतरा पैदा कर दिया गया है। इसके द्वारा वैश्विक अस्तित्व को खतरा पैदा कर दिया गया है। अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड बाय इट। ये भी हो सकता है, या इट इज, बिल्कुल सिंपल बना दीजिए, इट इज क्रिएटेड अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। कितना सरल था, कितना आसान था। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा पैसेंस की जरूरत थी। अगला देखिए, वस्तुतः मैं अपनी कलम के माध्यम से सोचता हूं। कितना इजी है भाई, इससे सरल क्या पेपर हो सकता है आपके लिए बताइए। आप RS का पेपर देने जा रहे हैं, इससे सरल क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन पता नहीं क्यों कठिन कठिन कठिन। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के माध्यम की एक अंग्रेजी में वस्तुतः
इनफैक्ट मैं आई सोचता हूं क्या होगी थिंक। इनफैक्ट या रियली आई थिंक के माध्यम से थ्रू, आई थिंक थ्रू अपनी कलम, थ्रू का मतलब के माध्यम से, माई पेन, आई थिंक थ्रू माई पेन, मैं अपने कलम के माध्यम से सोचता हूं क्योंकि, बिकॉज, जब बिकॉज लगा दिया तो दो वाक्य आपके जुड़ गए हैं, फिर आपको फुल स्टॉप या कोमा नहीं लगना है। इनफैक्ट आई थिंक थ्रू माई पेन बिकॉज मेरा मस्तिष्क को बहुधा पता नहीं होता कि मेरे हाथ क्या कर रहे हैं। ऑफन माई माइंड डजंट नो, इज इग्नोरेंट ऑफ, ये भी लगा सकते हैं। माई माइंड डजंट नो भी लगा सकते हैं, इज इग्नोरेंट ऑफ, अननोन ऑफ भी लगा सकते हैं। माई माइंड डजंट नो या माई माइंड इज इग्नोरेंट ऑफ दैट, कि मेरे हाथ क्या कर रहे हैं। ये प्रश्नवाचक नहीं है तो वॉट साथ आ जाएगा, वॉट माई हैंड्स, वॉट माई हैंड्स आर डूइंग, वॉट माई हैंड्स आर राइटिंग, मेरे हाथ क्या लिख रहे हैं, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, ऐसा मेंटल प्रेशर पड़ता है कि हाथ चलता रहता है, क्या लिख रहा है पता नहीं चलता। वही बात ही कहना चाह रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूं अपने पेन के थ्रू कि पेन क्या लिख रहा हमें पता नहीं चलता, क्योंकि स्पीड इतनी बढ़ जाती है अपने आप ही कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या लिख रहे हैं। ऐसा वाक्य था जो आपकी साइकोलॉजी को व्यक्त कर रहा है। विचारक एक नक्शा नवीस होते हैं, कितनी कितनी बढ़िया बात है। विचारक, विचारक क्या होता है, 1 2 3 4, कर्ता लिख के उल्टा, हर वाक्य अपन कर्ता लिख के बिल्कुल उल्टा बनाते हैं। इजारेम लगेगा सेकंड नंबर पे। एक विचारक, अ थिंकर, होता है इज, अ थिंकर इज होता है जैसा, जैसे कि एज या लाइक, एज मानी जैसा, लाइक मानी के जैसा। अ थिंकर इज लाइक, अ थिंकर इज एज। एक नक्शा नवीस है कार्टोग्राफर। कार्टो का मतलब समझते हो, कार्टो का मतलब मैप, लैटिन भाषा का वर्ड है, और ग्राफर का मतलब मेकर। कार्टोग्राफर का मतलब मैप मेकर, नक्शा नवीस, नक्शा बनाने वाला। ये लैटिन भाषा का वर्ड है। कार्टो का मतलब होता है मैप, ग्राफर, ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, साइंस, ग्राफी मानी साइंस, ग्राफर मानी बनाने वाला। तो इसको इजी लैंग्वेज लिखें आप तो मैप मेकर। A thinker is as a map maper, a thinker is as a cartographer। एक कार्टोग्राफर जैसा होता है, नक्शा नवीस के समान, के समान, के समान क्या होगी, लाइक, लाइक ए कार्टोग्राफर, नक्शा नवीस के समान, लाइक ए कार्टोग्राफर, हिज गोल, एम उसका लक्ष्य, लाइक ए कार्टोग्राफर हिज एम टू अंतर संबंध निरूपण करना। निरूपण करना कई बार भी आया था, 2021 में हमारे आया था आरएस में। कवि ने उर्मिला के चरित्र में विरह की वेदनाओं को
कुछ इस तरह का वर्णन किया है या उकेरा है, वर्णित किया है, सबका अर्थ होता है डेस्क्राइब, डेपिक्ट, है ना। तो लाइक ए कार्टोग्राफर हिज गोल इज टू डेपिक्ट, डेस्क्राइब, depict or describe to the अंतर संबंध, interrelations, to the interrelations of all the things, कार्टोग्राफर क्या होता है, विश्व में जो जो चीजें हैं, हमें हिंदुस्तान का नक्शा बनाना है, इंडिया का नक्शा बनाना है, इंडिया में जो जो चीजें उनको अपन उकेरेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। राजस्थान का मैप बनाना है तो राजस्थान का मैप बनाने में क्या होगा, कार्टोग्राफर ऑफ राजस्थान क्या करेगा, राजस्थान की जो जो चीजें हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, पहाड़ है, उनको बताएगा। वर्ल्ड का नक्शा बनाता पूरे वर्ल्ड के बारे में बताएगा। तो लाइक का कार्टोग्राफर हिज गोल इज, उसका विचार भी ये होता है, विचारक क्या होता है, पूरी संसार की चीजों को आपस में क्या संबंध उनका, उनको परिलक्षित करता है, उनको इंगित करता है, उनको इंडिकेट करता है। तो जिसका जो काम होता है वो वही करता है। तो एक थिंकर इज लाइक अ कार्टोग्राफर, एक थिंकर एक कार्टोग्राफर जो होता है उसकी तरह वो भी संसार की चीजों के आपसी संबंधों को निरूपण करता है, इंटर रिलेशंस को निरूपित करता है। देखिए, धैर्य रखते हुए, पैशेंस रखते हुए वाक्य के टुकड़े करके उसको समझना था। यदि समझते तो बहुत बढ़िया नंबर अंग्रेजी में आते, हड़बड़ाहट में आते हुए को आप भूल गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दा क्यों लगा, पहले दिन बता देता हूं आपको, कर्ता बता पहचानते पता ऑफ के पहले दा लगाना है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कर्ता लिखिए उल्टा बना दीजिए, हर वाक्य बिल्कुल सही बन जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और हमारी सारी की सारी टीचिंग कंपोजिशन पर ही डिपेंड है। सारी टीचिंग हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन पर डिपेंड है, सारी टीचिंग कंपोजिशन ट्रांसलेशन डिपेंड है, इसलिए ऐसे वाक्य कठिन नहीं लगने चाहिए आपको। तो द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज है कि क्या होगी, इज सबसे महत्वपूर्ण, द मोस्ट is the most important मैं की क्या होगी, इन ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। The freedom of expression is the most important freedom. The freedom of expression is the most important freedom in a democratic and free society. क्योंकि because ये सभी स्वतंत्रताओं की आधारशिला है। 1, 2, 3, 4, 5, कितना सीधा है भाई, कितना सरल है, कितना आसान है। कर्ता लिखो उल्टा बना दो, बिकॉज इट इज द आधारशिला, बैकबोन, इट इज द बैकबोन, इट इज द बेसिस, इट इज द फाउंडेशन। कुछ भी लगा दीजिए आप, दा जरूर लगा देना, क्योंकि इसके बाद ऑफ आ रहा है। ऑफ सभी स्वतंत्रताएं
all the freedoms. It is the backbone of all the freedoms. It is the backbone of all the foundations. कितने सरल 5 वाक्य थे जिसमें अधिकांश स्टूडेंट्स का व्यूज थे कि सर आपके ट्रांसलेशन कठिन आ गया, ट्रांसलेशन कठिन आ गया। कहां कठिन है बताइए? बहुत इजी है। ये प्रेसिस है इसकी। प्रेसिस होगी हमारी इंडियन कल्चर। क्लास में मैं कई बार हमेशा बताता रहता हूं, कई बार आपको बताया भी होगा कि सो मेनी इन्वेटर्स केम टू इंडिया। कई सारे आतंककारी, कई सारे आक्रमणकारी भारत में आए। डच आए, हूण आए, कुषाण आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनी आया। दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय आवर कल्चर। उन्होंने हमारी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया। बट आवर कल्चर इज सो ग्रेट दैट इट एब्जॉर्ब्ड ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ देम। इसने उनकी सारी अच्छाइयों को ग्रहण कर लिया और बुराइयों को छोड़ दिया। तो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। हमें बड़ा गर्व करना चाहिए हमारी संस्कृति पे कि ये जो संस्कृति है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को लिए हुए है। लेकिन जब भी कोई खतरा इस पर आता है तो हम सब अपनी डाइवर्सिटीज को भूलकर एक हो जाते हैं। तो इसका हेडिंग होगा लुक्रेटिव इंडियन कल्चर, बढ़ती हुई समावेशी भारतीय संस्कृति, जिसने सारी अच्छाइयों को समावेश कर लिया, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया, वैसी संस्कृति। इंडियाज एंशिएंट कल्चर इज गेनिंग प्राइड अमंग इंडियंस। हमारी संस्कृति पर हमारा बड़ा गर्व है। जगत पिता जगदीश दुलारा स्वर्गिक स्वर्ग शीश फूल पृथ्वी का ईश्वर भी यदि जन्म लेना चाहता है तो भारत में लेना चाहता है। वो कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जो जगत पिता, संसार का पिता है, संसार को ज्ञान दिया इसने। जगदीश दुलारा ईश्वर का सबसे प्रिय है, इस पृथ्वी का शीश फूल है। तो भारत की जो संस्कृति है कैसी गेनिंग प्राइड, गर्व करने लायक है। हु आर विलिंग टू सैक्रिफाइस सम एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर इट। लेकिन हम कई इसके अवधारणाओं को सैक्रिफाइस कर चुके हैं, भूल चुके हैं और इसके विकास को भूल चुके हैं। डेस्पाइट फेसिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस, और इसने कई सारे राजनीतिक चुनौतियों को सामना किया। हमारी संस्कृति ने कई चुनौतियों का और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया। इट इज ए प्रेडिक्टेड दैट फ्यूचर जनरेशन विल बी रूटेड इन देयर ट्रेडिशन। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाली संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, आने वाली पीढ़ी के अंदर इस प्राचीन मूल्यों का बीजारोपण कर पाएगी, अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। लेकिन उन आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि दे में कंटिन्यू द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर, कि वो हमारी संस्कृति के मूल्यों को लगातार जारी रखें। हिंदू सिविलाइजेशन इज परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। ये संश्लेषण का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण पूरे विश्व के सामने पेश कर रही है। इसी का परिणाम है कि विदेशी लोग भी आकर हमारी संस्कृति की मूल्यों को अपना रहे हैं। एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस कल्चर्स, इसने क्या किया है? एब्जॉर्ब, अपने आप में समाहित कर लिया, सोख लिया है सारी अच्छाइयों को विदेशी संस्कृतियों की। एंड एसिमुलेटिंग द वेस्ट कल्चर, और ये धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की अच्छाइयों को भी ग्रहण कर रही है। क्योंकि वंस गांधी जी वॉज राइटिंग ऑन आवर कल्चर, एक बार गांधी जी हमारी संस्कृति पर लिख रहे थे। ही रोट ऑन, लिखा, लेट द विंडोज ऑफ माई रूम बी ओपनड, मेरे कमरे की खिड़कियां खोल दी जाए। लेट द फ्रेश एयर बी कम, शुद्ध हवा आने दी जाए। बट द विंड शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग अनफ टू ब्लो ऑफ माई हैट, लेकिन हवा इतनी तेज नहीं हो कि मेरी टोपी को उड़ा दे, यानी हमारे मूल धारणाओं को, जो मूल मूल्य हैं उनको नष्ट कर दे। तो हमारी संस्कृति ने अपनी मूलता को कभी नष्ट नहीं किया, बल्कि एसिमिलेटिंग, वो स्वीकार करती जा रही है, ग्रहण करती जा रही है वेस्टर्न कल्चर की जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी जो अच्छे गुणों, उनको ग्रहण कर रही है और एक बहुत ही प्योरीफाई, परिष्कृत और परिमार्जित संस्कृति बनती जा रही है। अब देखिए लेटर के मैंने आपको 12 पॉइंट्स बता रखे थे। 12 पॉइंट्स का मतलब 12 लाइनें तो आपको सेलेक्ट लिखनी है। उन 12 के अलावा यदि आप 4-5 सेंटेंस भी बना के आते हैं तो आपको पूरे 7 नंबर मिल सकते हैं, 8 नंबर मिल सकते हैं। और 4-5 सेंटेंस भी क्या बनाएंगे वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो एक बार मैं लेटर का फॉर्मेट दोबारा समझाते हुए आपको ये लेटर करते हैं। राइट ए लेटर टू राइट ए लेटर ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ योर एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को
आपको लेटर लिखना है रेजिग्नेशन के लिए, कारण बताने का आप रिजाइन क्यों करना चाहते हैं। भाई आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपका आरएस में सिलेक्शन हो गया तो आप रिजाइन कर सकते हैं। आप अकाउंटेंट है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया तो रिजाइन कर सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब में आपको कम सैलरी मिलती है, कोई अच्छा ऑफर आपको मिला है तो आप रिजाइन कर सकते हैं। कोई भी कारण दे सकते हैं आप रिजाइन के लिए। कारण देते हुए रेजिग्नेशन लिखना है कि मुझे यहाँ बहुत कम सैलरी मिल रही है, इसमें आई कैन नॉट कीप अवे द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मैं अपना घर का पालन पोषण नहीं कर सकता, इसलिए मुझे रिजाइन करना है और मुझे अच्छा ऑफर मिल रहा है। या मेरा आरएस में सिलेक्शन हो गया है, मैं एलडीसी की नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूँ। या मेरा एक असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया है और मैं आपके प्राइवेट जॉब को रिजाइन करना चाहता हूँ। कारण देते हुए आपको रिजाइन करना है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, हेडिंग। लेटर में पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, हेडिंग। हेडिंग का मतलब होता है हाउस नंबर शुड बी फॉलोड, फर्स्ट पॉइंट, बाय कॉलोनी, सिटी, स्टेट। छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। पहले छोटी जगह का नाम, फिर बड़ी का नाम, फिर बड़ी का नाम, सब में कॉमा लगा दीजिए, फुल स्टॉप लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले छोटी जगह ये हमारा हो गया 126A अर्जुन नगर जयपुर। पहले छोटी जगह आएगी, मकान का नाम, कॉलोनी का नाम, सिटी का नाम और लिख दीजिए। मान लो ये नहीं लिखना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, ये भी लिखा जा सकता है। लिखना इसी सीधे में एग्जामिनेशन हॉल, लिखना यही है। ठीक है, या तो ऐसा कोई एड्रेस दे रखा हो लिख दीजिए, नहीं तो ये लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए। तो पहला होगा हमारा हेडिंग। सेकंड पॉइंट हमारा होता है डेट। अंग्रेजी में डेट लिखने के दो ही तरीके हैं, ये तो अमेरिकन स्टाइल और एक ब्रिटिश स्टाइल। ये हमारे ब्रिटिश, दोनों के बीच जो पॉइंट्स बता रहा हूं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़िए। तो या तो आप डेट ऐसे लिख सकते थे 26 जुलाई 2024, या लिख सकते हैं जुलाई, कब हुआ था पेपर आपका, 21 जुलाई 21 2024। ये भी तरीका बिल्कुल सही है। ये हमारी अमेरिकन स्टाइल है। डेट लिखने का दो ही तरीका, सेकंड नंबर पे डेट लिखेंगे, पहले अपना पता लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पर हेडिंग और सेकंड नंबर पर डेट। डेट लिखने का एक ही तरीका है, आपको या तो ब्रिटिश स्टाइल में लिखनी है इस तरह से, या अमेरिकन स्टाइल में लिखनी है इस तरह से। ऐसे कभी नहीं लिखना 21/7/2024, दैट इज द रॉन्ग मेथड, बिल्कुल गलत तरीका। या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, हेडिंग। सेकंड पॉइंट क्या होगा, डेट। तीसरा पॉइंट हमारा इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस जिसको लिख रहे हैं प्रेषिति, जिसको हिंदी बोलते हैं प्रेषिति, जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका पता। इसमें क्या लिखना आपको, डेजिनेशन। पहली लाइन में डेजिनेशन आएगा, सेकेंड लाइन में डेजिनेशन शुड बी फॉलोड बाय ऑफिशियल एड्रेस। जिसको आप पता लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसका पहले पद नाम आएगा और सेकंड लाइन में उसका आ जाएगा ऑफिस का पता। पहले पद नाम फिर ऑफिस का पता, डेजिनेशन, उसके बाद उसका ऑफिशियल एड्रेस। जैसे अपन मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहे हैं तो पहले नाम क्या आएगा, द मैनेजिंग डायरेक्टर। पहले लेटर दोनों बड़े आएंगे, द मैनेजिंग डायरेक्टर बब्बर सन्स प्राइवेट लिमिटेड, नेहरू बाजार, जयपुर। तो क्या होगा, डेजिनेशन शुड बी फॉलोड बाय ऑफिशियल एड्रेस। डेजिनेशन के बाद क्या आएगा आपका, ऑफिशियल एड्रेस। और भी कोई लिख सकते हैं आप, द
डायरेक्टर कोई भी हो, स्कूल एजुकेशन बीकानेर, द कमिश्नर या मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जयपुर, कुछ भी लिख सकते, जिसको लिखेंगे उसका पहले पदनाम आएगा और सेकंड नंबर पे उसका ऑफिस एड्रेस आ जाएगा। एडिटर को लिख रहे हैं द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत इजी होता है अंग्रेजी भाई, ध्यान देने की जरूरत है। तो सेकंड नंबर पे डेट, थर्ड नंबर पे ऑफिस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस पहले डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन शुड बी फॉलोड बाय, डेजिग्नेशन के बाद क्या लगाना आपको, उसका ऑफिस का पता। इसके बाद तीसरा होता हमारा सब्जेक्ट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, सब्जेक्ट। फर्स्ट हो गया हेडिंग, सेकंड डेट, थर्ड हो गया उसका इनसाइड एड्रेस, फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, फोर्थ पॉइंट आपको समझाया गया था। चौथा पॉइंट पर लिखना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो तीन वर्ड से लिखते हैं अपन, सब्जेक्ट या तो फॉर करके लिखते हैं, ऑन करके लिखते हैं। सब्जेक्ट हमेशा फॉर या ऑन के बाद आता है, फॉर, ऑन या अबाउट। इसमें देने रखा क्वेश्चन थोड़ा आधा दिया हुआ है, अन्यथा यदि क्वेश्चन पूरा होता तो अबाउट के बाद जो दे रखा होता फुल स्टॉप तक वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो फॉर, ऑन या अबाउट के बाद लिख देंगे, तो इसमें फॉर एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन, फॉर एक्सेप्टिंग माई रेजिग्नेशन भी कर सकते हैं, फॉर एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन भी कर सकते हैं। मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने के क्रम में, मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने के बारे में, तो अबाउट या ऑन करके अपन वो लिख देंगे। चौथा पॉइंट आता हमारा सैल्यूटेशन, ये चौथा था। पांचवा पॉइंट सैल्यूटेशन, संबोधन, संबोधन लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए हमारे, 5 पॉइंट 5 लाइन के थे जो आपको ऐसे कैसे हर लेटर में लिखने होते हैं। पहला हेडिंग, सेकंड डेट, थर्ड इनसाइड एड्रेस, फोर्थ सब्जेक्ट और फिफ्थ हमारा सैल्यूटेशन। 5 लाइन के 5 पॉइंट से 5 लाइन आपकी इसमें भर जाएगी। इसके बाद देखिए छठा पॉइंट, छठा पॉइंट पहले लिखने के पहले ये लाइन आपको राइटिंग ट्राई लिखनी है। रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑन। उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं आपका ध्यान पर आकर्षित कर रहा हूं। ये लाइन आपको हर लेटर में लिखनी है। रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन, ऑन के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ऐसे कैसे आएगा। तो इतना तो आपका रटा रटा फिक्स है। रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन, ऑन के बाद एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन, ये आ जाएगा। अब जो छठा पॉइंट होता है और छठा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। छठा पॉइंट है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। जब मैंने 15-20 लेटर्स आपको कराए और लेटर का फॉर्मेट समझाया था तब बताया था कि बॉडी इज द सोल ऑफ लेटर। बॉडी किसी भी लेटर की आत्मा होती है। विदाउट बॉडी
वी कांट सिक्योर, वी कांट ऑब्टेन मार्क्स। बिना बॉडी को लिखे आप ऊपर नीचे का फॉर्मेट लिख के आते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी कॉपियां मेरे पास हैं आरपीएससी की, जिन्होंने बाकी पेपर पूरा बहुत बढ़िया किया लेकिन बॉडी नहीं लिखी, ऊपर नीचे का फॉर्मेट लिख दिया और उनको 0 नंबर मिले। तो यही आपको नंबर दिलाएंगे। तो बॉडी इज द सोल ऑफ लेटर, ये पत्र की आत्मा है। बॉडी इज द, किसी भी पत्र की आत्मा होती है, आत्मा को निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा? बॉडी शुड बी रिटन 3 to 4 पैरा। इसको अपन 3 से 4 पैराग्राफ में लिखते हैं। बॉडी हमेशा 3 से 4 पैराग्राफ में लिखी जाती है। इसमें क्या लिखते हैं अपन? पहला लिखते हैं अपन हु आर यू, एंड व्हाई आर यू राइटिंग। आप कौन हैं और किस नाते पत्र लिख रहे हैं, इसका जवाब दे देंगे तो 2 सेंटेंस आपके यही हो जाएंगे। इसमें रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन के बाद सब्जेक्ट लिखकर इस प्रश्न का जवाब देना होगा पहले आपको कि आप कौन है और क्यों लिख रहे हैं। जैसे अपन गंदगी के बारे में एडिटर को लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे आई एम द रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, मैं अखबार का नियमित पाठक हूं। एंड आई एम शॉक्ड एंड स्टन्ड एट द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के बारे में बहुत आहत हूँ, बढ़ती हुई गंदगी के बारे में बहुत आहत हूँ, बढ़ती हुई कीमतों के बारे में बहुत आहत हूँ। तो ये आपको लिखना है। मेयर को लिख रहे हैं तो अपन लिखेंगे आई एम द रेजिडेंट ऑफ योर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपके नगर निगम का मैं एक निवासी हूँ और मैं अपने आसपास फैली हुई गंदगी के बारे में बहुत आहत हूँ। तो आप कौन है क्यों लिख रहे हैं इसमें लिखेंगे। तो इस लेटर में क्या जवाब देंगे अपन? हु आर यू एंड व्हाई आर यू राइटिंग, आप कौन है और ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो अपन लिखेंगे कि मैं आपकी फर्म का, आपकी इंडस्ट्री का एक क्लर्क हूं, एक अकाउंटेंट हूं, एक सामान्य कर्मचारी हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं अपने पद से रेजिग्नेशन देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। तो पहली लाइन हर एक में आपको जवाब देना है कि आप कौन है और क्यों लिख रहे हैं। इसका जवाब देखिए, आई एम नमन शर्मा, मैं नमन शर्मा हूं। मान लीजिए आप कोई क्लू देना नहीं चाहते, कोई आइडेंटिफिकेशन देना नहीं चाहते तो इसको छोड़ दीजिए, ये लाइन नहीं लिख के अपने ये लिख देंगे आई एम एन अकाउंटेंट इन योर फर्म, आई एम एन अकाउंटेंट इन योर कंपनी, मैं आपकी कंपनी में एक अकाउंटेंट हूं। आई हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन योर कंपनी फॉर मोर देन 4 years, मैं 4 वर्ष से भी अधिक समय से आपकी कंपनी में कार्य करना चाह रहा हूं। तो भैया बहुत बढ़िया कर रहे हो काम आप, ये लिख क्यों रहे हो लेटर, इसका कारण क्या है? तो लिख इसलिए रहा हूं मैं, आई हैव रिक्वेस्टेड यू मेनी टाइम्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? लिखित में, ईडियम से इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में। कई बार यूज करते हुए मैंने क्लास में बताया आपको। देयर इज नो ओरल प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस मौखिक, ओरल प्रैक्टिस का था मौखिक जवाब खर्च। देयर इज नो ओरल प्रैक्टिस, मौखिक जवाब खर्च नहीं चाहिए। आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में, मुझे हर चीज लिखित में चाहिए। तो मैं आपके यहाँ कार्य कर रहा हूं और मैं आपको कई बार लिखित में प्रार्थना कर चुका हूं, इंक्रीज इन माई सैलरी, मेरी नौकरी, मेरी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में। बट ऑल इन वैन, ऑल इन वन बेकार, कोई फायदा नहीं हुआ। विदाउट एनी एफर्ट, यूजलेस, फ्यूटाइल, व्यर्थ, निष्फल, मेरी प्रार्थना बिल्कुल निष्फल रही, मेरी प्रार्थना बिल्कुल बेकार रही, आप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। नाउ आई हैव बीन ऑफर्ड ए पोस्ट एज एन अकाउंट्स ऑफिसर इन अ लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इन हैदराबाद। अब हैदराबाद में मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट ऑफर हुई है। अब मैं अकाउंटेंट था, वहां पर मुझे मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए एक अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट ऑफर हुई है। दिस इज ए लुक्रेटिव पोस्ट एंड हैज इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज। ये बहुत ही अच्छा पद है और इसमें आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। आई हैव मेड अप माइंड टू ज्वाइन द कंपनी, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करने का निश्चय कर लिया है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन न्यू पोजिशन विद इन 40 days,
40 दिन के अंदर अंदर मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना। बिल्कुल सिंपल सिंपल, छोटे छोटे साधारण साधारण वाक्य लिखने, बहुत बड़े क्लिष्ट मिले हुए वाक्य नहीं लिखने, सिंपल सिंपल लिखिए। जितनी लाइफ में सिंपलिसिटी होगी, जितने वाक्यों में सिंपलिसिटी होगी, नंबर उतने बढ़िया मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्लिष्ट वाक्य लिखते हैं तो वाक्य बड़े मिलते हैं। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। छोटेपन से बड़प्पन मिलता है और बड़प्पन से हमेशा भगवान दूर रहता है। आपके राइटिंग से पता लग जाता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो बिल्कुल सिंपलिसिटी, बिल्कुल सादापन रखिए। तो अब मैं आई हैव मेड अप माइंड, मैंने निश्चय कर लिया है टू ज्वाइन द कंपनी, यहाँ जाने का। आई हैव टू ज्वाइन न्यू पोजीशन इन 40 डेज, 40 दिन में जाऊंगा। कॉन्सिक्वेंटली आई डीम इट टू एप्ट टू गिव यू ए फॉर्मल नोटिस, क्योंकि अब मुझे आपको एक अपने अपॉइंटमेंट की शर्तों के अनुसार, स्टिमुलेटेड कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे आपको एक नोटिस देना है 30 दिन पहले, क्योंकि 30 दिन पहले मैं नोटिस दूंगा तो ही आप मुझे रिलीव करेंगे और मुझे अपनी पूरी सैलरी और भत्ते वगैरह देंगे यदि मैं वैधानिक रूप से कार्य करूंगा तो मुझे आपको एक नोटिस देना है 30 दिन के पहले। इन कंप्लायंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन स्टिपुलेटेड, निर्धारित की गई थी। निर्धारित जो अपॉइंटमेंट लेटर आपने मुझे दिया था उसमें आपने डिसाइड किया था कि जब भी मुझे जॉब छोड़ना हो तो मैं 30 दिन पहले आपको नोटिस दूं। उस निर्देशों की पालना करते हुए मैं 30 दिन पहले आपको नोटिस दे रहा हूं और अपने अपॉइंटमेंट के बारे में बता रहा हूं। दिस नोटिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम टुडे, आज मैं लेटर लिख रहा हूं, आज से 30 दिन काउंट होंगे। आज से लेटर, ये मेरा 30 दिन का जो नोटिस है वो काउंट होगा आपकी कंपनी में। अब डिटेल लिख दिया आपने समस्या की। अब तीसरा पॉइंट होगा हमारा, तो पहला तो क्या हो गया, पहला बॉडी में आप कौन हैं, हु आर यू, वाई आर यू राइटिंग। दूसरा, थोड़ी सी समस्या जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हो बताना है, डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम। तो पहला आपने बता दिया आप कौन है, कि मैं आपकी कंपनी का अकाउंटेंट हूं। लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं अब अपने पद से रेजिग्नेशन देना चाहता हूं। समस्या क्या है, समस्या यह है कि यहाँ सैलरी मेरी बहुत कम है और मैं आपको कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन आपने मेरी सैलरी में किसी तरह कोई बढ़ोतरी नहीं की है। माई रिक्वेस्ट रिमूव्ड रिमेन्ड ऑल इन वैन, मेरी प्रार्थना सारी बेकार गई है। अब मैं कहीं और अप्लाई कर चुका हूं, वहां पर मैं जाना चाहता हूं। 30 दिन पहले मैं आपको नोटिस दे रहा हूं। अब आप क्या चाहते हैं, तीसरा पॉइंट है योर अपील। इन 3 पॉइंट्स के आधार पर आपको बॉडी लिखनी है। अपील, रिक्वेस्ट, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या अपील है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। सो आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे त्याग पत्र को स्वीकार करें फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट में कार्य कर उसको स्वीकार करें। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द अफोरसेड नोटिस ऑफ 26 जुलाई, 26 जुलाई का जो नोटिस है उसके 30 दिन के अंदर अंदर 25 अगस्त 2024 तक आप मेरे इस नोटिस को स्वीकार करें। आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल लुक इनटू द मैटर सीरियसली, कि आप इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच करेंगे एंड ऑब्लाइज मी पर्सनली बाय एक्सेप्टिंग माय रेजिग्नेशन, और मेरे रेजिग्नेशन को स्वीकार करके मुझे कृतज्ञ करेंगे। ये लाइन आप हर एक में लिख सकते हैं। तो ये था आपका बॉडी ऑफ द लेटर। इस तरह का आपने लेटर लिख के आए हैं तो डेफिनेटली पक्का मानिए आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, 8, 7 से 8 नंबर, ऐसा लिखा था। और ये जो 13 पॉइंट्स मैंने बताए, उन 13 पॉइंट को फॉलो करते हुए आपने लिखा है तो निश्चित रूप से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और दिमाग कहीं नहीं लगाना था, 13 पॉइंट मैंने लिखा रखे हैं, कि 3-4 लाइन अपनी तरफ से लिखनी थी जो इन 3 प्रश्नों का जवाब है। उसके बाद जिस तरह लेटर की शुरुआत नम्रता के साथ हो, वैसे लेटर का एंड भी नम्रता के साथ ही करना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, लेटर की अंत भी समापन बहुत पोलाइटनेस करना है, क्योंकि पोलाइटनेस जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जीवन में नम्रता होनी चाहिए, और कितनी नम्रता है इसका पता आपकी लैंग्वेज से, आपके लेटर से, आपकी
भाषा से पता लग जाता है। ये ही आपका मिरर है। ये जो आप लिख रहे हैं यही बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका व्यवहार कैसा, आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो यहाँ बिल्कुल पोलाइटनेस होनी चाहिए, सिंपल स्टडी होनी चाहिए, सादापन होना चाहिए। सादापन ही आपको आगे ले जाएगा। तो जिस तरह शुरुआत में अपने लिखा था रिस्पेक्टेड सर, उस तरह लास्ट में लिखेंगे विद दिस होप एंड थैंकिंग यू। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये देखिए वाई बड़ा आएगा, बाकी सब छोटा आएगा। योर्स फेथफुली, फिर सिग्नेचर, सिग्नेचर नहीं करने, फिर सिग्नेचर लिखना है। नेम, नेम हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद पद, अकाउंटेंट, मोबाइल नंबर, और क्या लगा रहे हैं आप, एनक्लोजर, अपने प्रूफ के लिए जो आप कह रहे हैं बात सही है उसके लिए आप क्या लगा रहे हैं, तो उसके लिए जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर वो लगा सकते हैं जो आपको ज्वाइन करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ द लेटर, है ना। तो इस तरह 13 पॉइंट्स का आप लेटर लिख के आते हैं तो आपको पक्का 7-8 नंबर मिलेंगे। इस फॉर्मेट पर ही आपको लेटर्स लिखने हैं। लेटर बहुत इजी था, बहुत सरल था, क्योंकि 13 लाइनें तो हमारी फिक्स थी। 13 ए को रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। 14 लाइन तो फिक्स थी, 4 लाइन आप लिखाते। ये 280 वर्ड का लेटर है, आपको 150 लिखने थे। 4 लाइन भी छोटी छोटी लिख देते तो आपको इसमें 7 से 8 नंबर पक्का पक्का मिलते। देखिए अब तक पेपर सोल्व किया अपन ने, उससे लग रहा है कि कितना सरल पेपर था। 2 पैराग्राफ, पैराग्राफ और जो पल्लवन है वो आपको क्लास में कराऊंगा बाद में, टाइम बहुत हो गया है। अब हमारा 14 नंबर का पार्ट, ये 14 नंबर का पार्ट जो हिंदी में आता है उसको अपन सही कर लेते हैं। तो इस तरह 94 मार्क्स बताए थे मैंने आपको। 94 में 14 नंबर का जो पार्ट है ये हमारे हिंदी में आता है। इस तरह 94 मार्क्स का पेपर होता है। तो 4 तो हमारी प्रशासनिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है। निम्न का हिंदी लिखना है, बोलिए बिल्कुल हिंदी, कितना सरल होता है देखिए। तो जितने याद करोगे उनको उतना ही कॉन्फिडेंस आपके आता जाएगा। तो पहला देखिए हेरिडिटी, हेरिडेटरी, हेरिडेटरी वंशानुगत, पिता से पुत्र को जो मिलता है, जो वंशानुगत होता है उसको बोलते हैं अपन हेरिडिटी। आनुवांशिक, है ना, पुश्तैनी, हेरिडिटी आनुवांशिक या पुश्तैनी। हेरिडेटरी पुश्तैनी, पिता से पुत्र को जो मिलता है, माँ बाप से जो मिलता है वो क्या रहता है, पुश्तैनी। कंसाइनमेंट, मेरा कंसाइनमेंट आपको मिला कि नहीं, भेजा गया माल, भेजी गई किताबें, भेजी गई गिफ्ट, जो भी चीज अपन भेजते हैं उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट भेजा गया माल। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिको, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लेक्सी, लेक्सी, लेक्सी का मतलब वर्ड, ग्रेफी, ग्रेफी मतलब राइटिंग, लेक्सी का मतलब वर्ड, ग्रेफी मतलब राइटिंग, लेक्सिकोग्राफी का मतलब शब्दकोश, कोश रचना। वोकेबलरी को इंप्रूव करना, वोकेबलरी के लिए कुछ शब्दों को इकट्ठा करना, कोई डिक्शनरी लिखना, वो कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी शब्द रचना। लेक्सिको, लेक्सिकोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी का मतलब शब्दकोश विज्ञान। लेक्सिक मतलब वर्ड है ना, लॉजी का मतलब विज्ञान। लेक्सिकोलॉजी शब्दकोश विज्ञान। एक होता है लेक्सिकोग्राफर,
ये नाउन बन गया। लेक्सिको, लेक्सिको मतलब शब्द, और ग्राफर लिखने वाला, शब्दकोश लिखने वाला। तो लेक्सिको से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो यहां पर हमारा वर्ड था लेक्सिको। लेक्सिको मतलब वर्ड, ग्राफिक मतलब रचना, यानी शब्दकोश की रचना, शब्दकोश का निर्माण। ये तो रात दिन काम आता है आपको। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं आप, वो कह रहा था फॉर्मल एजुकेशन, क्लास में जाना, यूनिफॉर्म पहनना, होमवर्क करके लाना, वो कहलाता फॉर्मल एजुकेशन। और एक होता अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन होता है, दूर बैठे बैठे पढ़ने में ज्यादा फॉर्मलिटीज नहीं होती, वो कहलाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा जिसमें ज्यादा औपचारिकता नहीं होती। इस तरह बहुत सारे हमारे अनौपचारिक केंद्र होते हैं। ये था हमारे 10 नंबर का ट्रांसलेशन। ये हमेशा आता आपके हिंदी के पेपर में। इसको हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, तो पूरा हमारा खेल ट्रांसलेशन का ही होता है। बहुत ही इजी है। प्रत्येक प्राणी को, ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक प्राणी ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट, इस प्रत्येक प्राणी इस खूबसूरत ग्रह पर, ब्यूटीफुल प्लैनेट खूबसूरत ग्रह, प्रत्येक प्राणी इस खूबसूरत ग्रह पर क्रिएटेड निर्मित किया गया है, बनाया गया है बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा। ईश्वर के द्वारा इस खूबसूरत ग्रह पर बहुत ही प्रत्येक प्राणी को बनाया गया है टू फुलफिल अ पर्टिकुलर रोल, टू फुलफिल पूरा करना, पर्टिकुलर विशिष्ट रोल मानी भूमिका, एक विशेष भूमिका को अदा करने के लिए हर प्राणी को पृथ्वी पर बनाया गया है। कोई मजदूरी करता है, कोई IAS बनता है, कोई RS बनता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जूते बनाता है, कोई जूते सिलता है। ये सारी भूमिका ईश्वर के द्वारा दी गई है। किस पर? इस पृथ्वी पर। किसको? हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, ईच इंडिविजुअल और क्रिएचर, प्रत्येक प्राणी को इस खूबसूरत ग्रह पर एक विशेष भूमिका अदा करने के लिए भेजा गया है, एक विशेष भूमिका दी गई है। वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव इसका है। इज क्रिएटेड, सृजित किया गया है, निर्माण किया गया है। तो प्रत्येक प्राणी का इस खूबसूरत ग्रह पर विशेष भूमिकाओं को पूरी करने के लिए निर्माण किया गया है। वॉट एवर आई हैव अचीव्ड, कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है, वॉट एवर आई हैव अचीव्ड, जो कुछ मैंने प्राप्त किया है इन लाइफ, अपने जीवन में, जो कुछ मैंने जीवन में प्राप्त किया है, इज थ्रू हिज हेल्प, वो उसकी सहायता के द्वारा ही है। किसकी सहायता? ईश्वर की सहायता। जो भी मुझे मिला है वो ईश्वर का प्रदत्त है। जो भी मुझे दिया गया है वो उसकी सहायता से दिया गया है। एंड एक्सप्रेशन ऑफ हिज विल, और जो कुछ मुझे मिला है वो उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। ईश्वर के द्वारा जो भी मुझे दिया गया है वो उसके इच्छा की व्यक्ति है, और जो भी मुझे मिला है वो उसकी सहायता से मिला है। ही शोड हिज शॉवर, ही शॉवर्ड, उसने बारिश की है। शॉवर्ड मानी बारिश का। ही शॉवर्ड हिज ग्रेस ऑन मी, उसने मुझ पर अपनी कृपा की बारिश की है। सम आउटस्टैंडिंग टीचर्स एंड कलीग्स, किसके द्वारा? कुछ अद्भुत, कुछ विशिष्ट, कुछ बहुत ही अच्छे अध्यापक और साथियों को भेजकर उसने मेरे पर अपनी कृपा की है, अपनी कृपा की बारिश की है। कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग, अति विशिष्ट, कुछ अति विशिष्ट अध्यापकों और साथियों को भेजकर, व्हेन आई पे माई ट्रिब्यूट टू दीज फाइन पर्सन्स, जब मैं अपना ट्रिब्यूट देता हूं, ट्रिब्यूट मैंने क्या होता है? श्रद्धांजलि। जब मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं उन लोगों को, उन अच्छे लोगों को, आई एम मेयरली प्रेजिंग हिज ग्लोरी, तो मैं एक तरह से ईश्वर की प्रशंसा ही करता हूं कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुमने कितने अच्छे लोग मुझे निर्देशित करने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजे। तो जब भी मैं इन लोगों को ट्रिब्यूट देता हूं, जब भी मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूं, तो मैं उसकी, ईश्वर की प्रार्थना करता हूं, उसके गौरव की प्रार्थना करता हूं। ऑल दीज रॉकेट्स, जितने भी रॉकेट हैं, मिसाइल्स, हिज वर्क, वो सब ईश्वर का ही क्या है? कार्य है। जितने भी रॉकेट बने हैं, जितने मिसाइल्स बनी हैं, वो मात्र ईश्वर का कार्य है।
कॉल्ड कलाम, और वो कार्य उसने एक छोटे से व्यक्ति कलाम नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया है, टू टेल सेवरल मिलियंस मास ऑफ इंडियन, जो लाखों भारतीयों को याद दिलाता है जब भी वो अपने आप को असहाय और छोटा महसूस करते हैं। तो कलाम जैसा व्यक्ति याद दिलाता है कि साधारण से परिवार में पैदा होकर वो कितने महान बने, उनको हमने मिसाइल मैन के नाम की संज्ञा दी। तो ये सब ईश्वर की कृति है, और ईश्वर ने मेरे पर एक दया की बारिश की है कि उसने इतने अच्छे लोग, इतने आउटस्टैंडिंग टीचर्स और कलीग्स मुझे प्रदान किए। चलिए, ओके, थैंक यू, वेरी गुड। इसी तरह से आप करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और गाइडेंस लेते रहें, इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। अंग्रेजी का पेपर सबसे बढ़िया होगा आपका, बाकी पेपर सबसे अच्छा होगा, लेकिन देखिए, हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। परिश्रम सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क डजंट गो टू वेस्ट, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाती। नथिंग कैन बी द अल्टरनेटिव हार्ड वर्किंग, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन जेन्युइन वर्क विल फाइंड इट्स ओन रिवार्ड। उचित कार्य का ही पारितोषिक मिलता है, उचित मार्गदर्शन में कार्य करोगे तो ही उसका प्रतिफल मिलता है। यदि हमारे मार्गदर्शन में आप कार्य करते तो ये पेपर आपका बहुत बढ़िया हुआ होता। हमारे सभी स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।